माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज़हीरियम एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और इसके रीजन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलॉय फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट और इनके वजूहात के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एलॉय फॉर्मेशन किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, और इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को कवर करने के लिए, बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए और पाकिस्तान के डिफरेंट टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी पॉइंट इसमें बनते हैं उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें स्पेसिफिकली हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह शो करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये है कि ये जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख दें तो वो जरूर बजरूर कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करते होंगे उन एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपेल होंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिज्म को। मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मैग्नेटिज्म होता है रिस्पॉन्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख ले, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर दे उनको, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए से हम उसको प्रोवाइड कर दे, चाहे वो हम किसी भी परमानेंट मैग्नेट के जरिए से उसको प्रोवाइड कर ले। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे और वो उस एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फिनोमेना टेक प्लेस हुआ है, जो रोनुमा हुआ है, उसको हम फिर कहेंगे मैग्नेटिज्म। यहाँ पे ये एलिमेंट या सब्सटेंस हमारे पास मैग्नेटिज्म शो करेगा और इसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, चाहे वो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए। तो ये हमारे पास दो किस्म के हालात हो सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी एलिमेंट को ले ले, ट्रांजिशन एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को, लेट सपोज हम अगर आयरन को ले ले, आयरन को, और आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रख ले और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बी का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आयरन पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख ले, मैग्नेटिक फील्ड में, और वो हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ना हो, वो अट्रैक्ट नहीं होता उस बैरूनी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बल्कि वो उसको थोड़ा सा रिपेल करता है, रिपेल। ये अट्रैक्ट करेगा और ये हमारे पास रिपेल करेगा। तो उस सब्सटेंस में हमारे पास जो बिहेवियर होगा या जो उसकी हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर होगी वो डाईमैग्नेटिक होगी। डाईमैग्नेटिक का मतलब ये है कि वो हमारे पास रिपल्जन शो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मिसाल के तौर पे हम अगर ले ले तो मैं ले सकता हूं यहाँ पे जिंक। तो जिंक हमारे पास डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये अगर स्ट्रांगली नहीं होता तो थोड़ा सा बहुत वीक जो है ना, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे क्या होगा, ये रिपेल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो दो किस्म के शो कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। इसके साथ और भी हो सकते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन मेनली जो हमारे पास खुसूसियात है वो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक है। अच्छा, मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, अच्छा ये जो हमारे पास मैग्नेटिज्म शो करते हैं, चाहे वो अट्रैक्ट होते हैं चाहे वो रिपेल होते हैं, ये किस वजह से शो करते हैं? ये एलिमेंट, ये या ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं, ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। जहां पे भी चार्ज्ड बॉडी हो और वो हरकत कर रही हो, तो वो जरूर बजरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड रखेगा। मतलब उसके इर्द गिर्द जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नेचुरली, इंट्रिंसिक तौर पे, खुद उसका अपना जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम ले ले तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक पार्टिकल है, इसमें हमारे पास चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और ये हमारे पास मूवमेंट करते हैं। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज्ड बॉडी कह सकते हैं, और ये चार्ज बॉडी हमारे पास एटम में मूवमेंट करती है, मूवमेंट। तो इसका मतलब यह है कि एटम में अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक। अच्छा, ये मूवमेंट फिर दो किस्म का होता है इलेक्ट्रॉन का। एक हमारे पास होता है ऑर्बिट मोशन या ऑर्बिटल मोशन या मूवमेंट। एक वो मोशन होता है या मूवमेंट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में मोशन कर रहा होता है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन।
जिसको हम कंप्लीट वन राउंड ट्रिप भी कहते हैं या साइकिल हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तो ये मोशन करता है जिसकी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन करता है इस क्लोज लूप में, ऑर्बिट में, तो इसकी वजह से हमारे पास करंट फॉर्मेशन होती है और करंट फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसके इर्द गिर्द जहां पे हमारे पास फ्लो ऑफ करंट होगा वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगे। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेनली होता है स्पिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट या जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनका जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये असल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन मूवमेंट की वजह से होती है। मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट करते हैं इस तरह, तो इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट करते हैं तो ये अपने आप से भी इस तरह अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह रोटेट होते हैं, रोटेशन करते हैं, रोटेशन, या हम कह सकते हैं ये स्पिनिंग करते हैं। और स्पिनिंग हमारे पास दो किस्म का होता है। एक हमारे पास क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी की सुई और 12 o'clock से लेके फिर 12 पे जो है ना रुक जाती है, या हम कह सकते हैं कि 12 से लेके इस तरह 12 पे जब जाती है तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन जब 12 से इस तरह अक्रॉस अपोजिट भी आती है और 1 और फिर 12 इस तरह आती है तो हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो जो हमारे पास मूवमेंट होता है चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है और इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग, ये अपने आप की गिर्द इस तरह स्पिन करता है। तो इस स्पिनिंग की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा और उस वजह से हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेवियर शो करेंगे उस बिहेवियर को हम मैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हैं। तो मतलब ये कि जो हमारे पास स्पिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह मूवमेंट करता है, मतलब ये अगर ये इसको हम इस तरह ले ले तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस तरह घड़ी की सुई भी हमारे पास हरकत करती है क्लॉकवाइज। तो इस तरह मूवमेंट करने से अगर हम इस तरह ले लें इसको, मतलब अगर हम इस तरह कर ले इस तरह, तो ये मूवमेंट इस तरह है, इस तरह। तो अगर मूवमेंट इस तरह है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हमारे पास डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। या जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस वजह से ये रखेगा क्योंकि इसकी हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर होगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर कब होगी? जब हमारे पास ये स्पिनिंग करेगा। तो जो हमारे पास ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, इस मैग्नेटिक मूवमेंट की मैग्नीट्यूड को हम मेजर भी कर सकते हैं कि ये कितनी हद तक मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। जब ज्यादा हद तक मैग्नेटिक बिहेवियर रखता होगा उतनी ज्यादा इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर करते हैं बोहर मैग्नेटॉन की मदद से। बोहर मैग्नेटॉन हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट की अगर मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगी तो उसकी हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू वो भी हाई होगी। तो 1 बोहर मैग्नेटॉन जो है ये हमारे पास 9.74010 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है बोहर मैग्नेटॉन की। अगर एक सब्सटेंस उसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह स्पिनिंग करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो एक बोहर मैग्नेटॉन के बराबर होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज बॉडी वो हमारे पास स्पिनिंग करके, स्पिन जब करता है तो मूवमेंट करता है, स्पिन मूवमेंट, तो जब वो स्पिनिंग मूवमेंट करेगा तो उसके हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगी, उसकी हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी, एक खास तरफ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी खास डायरेक्शन होगी। तो जिस तरह हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रही है। तो जितनी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी तो वो हमारे पास 1 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर होगी। अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, 2, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट और यहाँ पे हमारे पास फिर दूसरा भी होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पिनिंग करेगा और उसकी भी हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे फिर बोहर मैग्नेटॉन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जितने जितने इलेक्ट्रॉन एक सिमत में, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट शो करते होंगे
उसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उससे हमारे पास जूल पर टेस्ला में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो ये थी हमारे पास रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, वजह क्या है, मेन वजह क्या है, इनके हवाले से। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिज्म। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनमें ज्यादातर जो होते हैं, ज्यादातर ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अच्छा, यहां पे हमने डिस्कशन की है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डाईमैग्नेटिक बिहेवियर, तो सुन लें। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस का जब उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड, जब भी किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। अनपेयर्ड, मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें स्कैंडियम एटॉमिक फॉर्म में, स्कैंडियम को अगर हम एटॉमिक फॉर्म में ले लें तो उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी हमारे पास एक तरफ जो है ना वो अगर हम क्लॉकवाइज ले तो डाउनवर्ड उसकी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अगर डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो उसकी हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होगी वो होगी 1 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक इस वजह से क्योंकि ये अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड जो भी हमारे पास एलिमेंट अपने आप में इलेक्ट्रॉन रखेगा अनपेयर्ड वो पैरामैग्नेटिक होगा, और वो हमारे पास एक्सटर्नल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास डिटरमाइन करते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं होगा। अगर एक भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होगा तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो हमारे पास उसमें पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता जाएगा, उसकी बोहर मैग्नेट्रॉन वैल्यू हाई होती जाएगी। अच्छा, अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाला सब्सटेंस होगा उसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट, रीजन क्या है? रीजन ये है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स, सब शेल्स या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम एलिमेंट ले लें, मिसाल के तौर पे आयरन हम ले लें, आयरन, मिसाल के तौर पे अगर हम आयरन आयन ले लें, मिसाल के तौर पे अगर हम मॉलिक्यूल ले लें, लेट्स सपोज O2, तो एटम में भी हो सकता है, आयन में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। हमारा गरज एटम, आयन और मॉलिक्यूल से नहीं है, हमारा गरज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सबशेल में हो, ऑर्बिटल में हो, या किसी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो, या किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो, अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे हमारे पास वो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मेन पॉइंट है ये, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब ये अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आप ज्यादा करना चाहते हो किसी भी सब्सटेंस की तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो उस सब्सटेंस का हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा, उसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा, वो बहुत वीकली जो है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये हमारे पास जो डी सबशेल है इनके अनपेयर्ड, डी सबशेल में इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं क्योंकि इनके डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मिसाल के तौर पे स्कैंडियम जो है ना हमारे पास, स्कैंडियम को अगर हम देख लिए यहां पे स्कैंडियम, ये जब लूज कर लिए या इसी एटॉमिक स्टेट में, स्कैंडियम के एटॉमिक स्टेट में अगर हम देखें तो इसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हालत में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये एटॉमिक स्टेट में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा एटॉमिक स्टेट में। लेकिन हमारे पास स्कैंडियम जो फिजिकल फॉर्म में होता है, जो ओरिजिनली अपने आप को एग्जिस्ट कर पाता है, तो हमारे पास स्कैंडियम +3 की फॉर्म में होता है, +3 की फॉर्म में। तो स्कैंडियम +3 की फॉर्म में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन भी यूज करके यहाँ पे डी में हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, 0।
तो जब हमारे पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, या अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें जिंक में, तो जिंक की डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इसको हम कह सकते हैं D10। तो अगर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मॉलिक्यूल के डी में 0 इलेक्ट्रॉन या डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे, वहां पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इस वजह से जब हमारे पास ये कंडीशन होगी कि किसी भी सब्सटेंस के सबशेल में, ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो हमारे पास सारे जो है ना पेयर्ड होंगे, पेयर्ड। ये देख लें, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है और सारे पेयर्ड है। तो यहां पे हमारे पास जो सब्सटेंस अपना बिहेवियर शो करेगा, इसको फिर हम कहेंगे डाईमैग्नेटिक। तो वो सब्सटेंसेस जिसके डी सबशेल में, खासतौर पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे डी ब्लॉक को या डी सबशेल को। तो जो हमारे पास डी सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इसका मतलब ये कि सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस सब्सटेंस की जो नेट मैग्नेटिक बिहेवियर होगी वो 0 होगी। मतलब ये, अगर एक सब्सटेंस एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो उसकी हमारे पास डाउनवर्ड स्पिन होगी, और अगर एक सब्सटेंस हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रखेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मूवमेंट रखेगा, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट अप होगी। तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी उसको हम शो करते हैं +1 और 2 से, और जो हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसको हम शो करते हैं -1 और 2 से। तो ये हमारे पास कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, +1 और 2, -1 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या जो नेट मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो उस सब्सटेंस का 0 होगा जहां पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और उसमें अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देता है, ये एक दूसरे को कैंसिल करके, एक दूसरे को यहाँ पे ये सारे एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या नेट मैग्नेटिक बिहेवियर 0 शो करते हैं। तो इस वजह से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D10 में हो या हम D0 लिख लें, तो इनका हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इनको रखेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको हमारे पास रिपेल करेगा, रिपेल। अच्छा, स्कैंडियम +3 में अगर हम देख लें तो इसके डी में 0 है, और जिंक +2 हो या चाहे जिंक एटॉमिक स्टेट हो, तो ये हमारे पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम यहां पे इस सिंबल से शो करते हैं, म्यू, इसको हम कहते हैं म्यू। तो जब भी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो डायमैग्नेटिक होगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 से ज्यादा होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक कहलाएगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट। इसके मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस तरह ये अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह हमारे पास रिपेल करते हैं। अगर एक बल्क हम ले ले, बल्क, और उस बल्क की अगर हम खुसूसियात ले ले, एटॉमिक स्टेट में नहीं बल्कि बल्क खुसूसियात में, एक कंप्लीट मेटल को अगर हम ले ले और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले ले, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या रिपेल करेगा, तो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम स्कैंडियम को ले लें तो स्कैंडियम के एटॉमिक स्टेट में मैं इस पॉइंट पे थोड़ा जोर देके बता रहा हूं, मैं फिलहाल एटॉमिक स्टेट में जो है ना आपको ये एड्रेस कर रहा हूं। मैं ये एटॉमिक स्टेट में जो है ना बता रहा हूं, मतलब हम किसी लार्ज सब्सटेंस या बल्क या किसी भी एलिमेंट के टुकड़े को नहीं ले रहे, मैं एटॉमिक स्टेट में जो है ना इनकी खुसूसियात आप लोगों को शो कर रहा हूं ताकि हम पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के कांसेप्ट को थोड़ा समझ ले। हाँ, यहां पे अगर देख ले क्रोमियम को, तो इसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। होना तो ये चाहिए कि ये पैरामैग्नेटिक होता, लेकिन ये फिजिकली माहौल में या जो हमारे पास एग्जिस्टेंस करता है असल हकीकत में ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डाईमैग्नेटिक है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सिर्फ यहां पे एटॉमिक स्टेट में या जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो बिहेवियर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिजिकली किस तरह होता है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो स्कैंडियम यहां पे एटॉमिक स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 बोहर मैग्नेट्रॉन
मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसमें 2 बोहर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा पैरामैग्नेटिक, इसमें 3 बोहर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये उससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें 6 बोहर मैग्नेट्रॉन 6 बोहर मैग्नेट्रॉन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बोहर मैग्नेट्रॉन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, असल में इस तरह नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं अभी, तो ये क्रोमियम को सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो फिजिकली रियल वर्ल्ड में जो ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो हमारे पास आयरन का होता है, कोबाल्ट का होता है और निकल का होता है, लेकिन मैं तो अभी इसका बता रहा हूं ना, फिर से रिपीट करो, मैं इसी का बता रहा हूं अभी, फिजिकली फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में। यहां पे अगर हम देख ले तो इसमें 5 जो है ना 5 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और इसी वजह से हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। मैंगनीज आयरन को अगर हम देख ले तो इसमें 1 2 3 4, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे जो है ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम हो रहा है, यहाँ पे इस तरह ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं फिर कम हो रहे हैं। तो आयरन का जो है ना हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इसका भी पैरामैग्नेटिक, इन सब का हमारे पास कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। कॉपर का इसमें जो है ना इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, डी में तो नहीं है लेकिन इसमें है, चाहे किसी भी सबशेल में हो, किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता क्योंकि ना तो इसमें अनपेयर्ड है ना तो जेड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हमारे पास डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक, इसकी हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो 0 होगी, चाहे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे यहां पे ले लें एटॉमिक स्टेट में, या चाहे हम इसको रियल वर्ल्ड जो हमारे पास सब्सटेंसेस बनते हैं, जो मेटल बनते हैं, इनसे उनका भी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं, ना सॉरी रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि वो रिपेल होते हैं क्योंकि डाईमैग्नेटिक रिपेल होंगे, अट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा, एटॉमिक स्टेट में अगर हम इनकी ले लें, एटॉमिक स्टेट में मैं फिर से रिपीट करूं, एटॉमिक स्टेट में जिंक की हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट स्कैंडियम से कम है, जिंक की ऑलमोस्ट 0 है, 0। स्कैंडियम की सब उससे थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे 3 है लेकिन हम अनपेयर्ड की बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मद्देनजर रखकर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ज्यादा होंगे डी और एस ऑर्बिटल में, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैं उसको सिर्फ एड्रेस करूंगा, उसको सिर्फ निशाने पर लूंगा। तो स्कैंडियम में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कॉपर में भी एक है, तो स्कैंडियम और कॉपर में एक एक अनपेयर्ड, इसकी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है। फिर टाइटेनियम में हमारे पास 2 है और इसी तरह हमारे पास निकल में भी 2 है, निकल में 1 और 2, तो इनके हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा लेकिन उनसे ज्यादा एक दूसरे के साथ बराबर लेकिन उनसे ज्यादा। वेनेडियम और कोबाल्ट, वेनेडियम में हमारे पास 3 और कोबाल्ट में अगर हम देख लें तो 1 2 3, तो इनकी भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे सेम होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर हम देख लें आयरन में, तो आयरन में 1 2 3 4, मतलब ये कि कोबाल्ट और वेनेडियम से थोड़ी ज्यादा। फिर मैंगनीज में 5, यहाँ पे 4 5, इनमें 3 3, इनमें 2, इनमें 1। अच्छा, और क्रोमियम में सबसे ज्यादा जो है ना इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए, 6 बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एटॉमिक स्टेट में मैं बता रहा हूं, अगर मैं आयोनिक स्टेट लूंगा, आयोनिक स्टेट, तो आयोनिक स्टेट में फिर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस में, डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड में इनकी आयन की वजह से हम फिर उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जानने की कोशिश करते हैं। देख लें, स्कैंडियम अगर +3 फॉर्म में होता है तो ये एक कंपाउंड बनाएगा Sc+3 और वो अपने खास कंपाउंड में जो Sc+3 की फॉर्म में होगा उसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और स्कैंडियम को अगर मैं एटॉमिक स्टेट में लूंगा, एटॉमिक स्टेट में, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लूज नहीं हुए, तो इसका जो हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन है वो एक अनपेयर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम एटॉमिक स्टेट में ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है स्कैंडियम +3 की हालत में, या स्कैंडियम +3 की हालत में जो होगा वो कम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, और ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक। इसी तरह अगर हम यहां पे देख लें तो जो हमारे पास मैंगनीज होगा, मैंगनीज +2 फॉर्म में और क्रोमियम +1 फॉर्म में, तो देख लीजिए इधर मैंगनीज +2 फॉर्म में, इसके डी में 5 और क्रोमियम की डी में भी 5, लेकिन क्रोमियम के इसमें 1 अनपेयर्ड और मैंगनीज के इसमें 2 अनपेयर्ड। अगर हम क्रोमियम से ये 2 निकाल दें,
सॉरी मैंगनीज से ये 2 और क्रोमियम से ये 1 निकाल दे, तो क्रोमियम और मैंगनीज में 5-5, डी में 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसका भी हमारे पास 5 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और इसका भी हमारे पास 5 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। बोहर मैग्नेटॉन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यहां पे हम उसको स्टडी करते हैं। तो मतलब ये कि Mn+2 और Cr+1 दोनों सेम मैग्नेटिक मूवमेंट रखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखें, हम किसी मेटल के पीस को उसमें एक्सटर्नल फील्ड में हम रखने वाले नहीं है, अभी हम रियल वर्ल्ड की मिसाल अब नहीं दे रहे। Mn+2 ये सारे जो है ना आप एमसीक्यू के तौर पे ले सकते हो, ये सारे ये अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से जो है ना आप मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट की। Mn+2 की डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mn+3 मतलब ये कि Mn+2 5 रह गए, इसको भी निकाल दे तो +3, अब 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। और फिर अगर हम मजीद एक को निकालें तो Mn+4 में D3 आ जाता है। तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी हमारे पास 5 बोहर मैग्नेटॉन मूवमेंट होगी, इसकी हमारे पास 4 बोहर मैग्नेटॉन मूवमेंट होगी, इसकी हमारे पास 3 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो सबसे कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले Mn+4 में होंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी जितनी हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट बोहर मैग्नेटॉन है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यहां पे अगर हम देख ले क्रोमियम में, तो क्रोमियम की हमारे पास जो न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल क्रोमियम, तो इसके डी में हमारे पास 5 और इसके हमारे पास इसमें 1, तो हमारे पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, 6, तो 6 बोहर मैग्नेटॉन आता है। इसकी Fe+2 में अगर हम देख ले Fe+2, तो Fe+2 में अगर हम इससे ये 2 हटा ले तो हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। लेकिन अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। इसी तरह अगर हम Fe+3 में देखेंगे, Fe+3 में तो 2 को यहां से निकाल दो और 1 यहां से, तो 1 2 3 यहां पे हमारे पास अनपेयर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे 3 होंगे Fe+3 में। Fe+3 में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, इन दोनों को ऐसे कंपाउंड जिसमें Fe+3 की फॉर्म में हो, वो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम शो करेगा, कमजोर अट्रैक्शन शो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनिस्बत Fe+2 वाले कंपाउंड के। जहां पे भी हमारे पास Fe+2 वाले कंपाउंड होंगे वहां पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें 3। लेकिन क्रोमियम में अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास D5 और S1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सबसे ज्यादा हमारे पास होनी चाहिए, जो कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली हमारे पास इस तरह नहीं है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। हम इनकी जो हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन है या हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैलकुलेशन से किस तरह मालूम कर सकते हैं कि किसका हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है या कम है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, ये बोहर मैग्नेटॉन से हमें पता चल सकता है पता। और इस बोहर मैग्नेटॉन को मालूम करने के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल या ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका पता होना चाहिए। तो बोहर मैग्नेटॉन के साथ हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे। बोहर मैग्नेटॉन को हमारे पास यहां पे देख ले, इसके साथ हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू इससे आएगी हमारे पास वो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगी। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो कुछ यूं है कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है √n इंटू n+2। ये n जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले ले और यहाँ पे जो n है उसकी बजाय जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पुट कर ले। लेट सपोज अगर हम कह ले स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके एटॉमिक स्टेट में, इससे अभी तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यू 1 है। जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करेंगे तो एक की जगह हम स्कैंडियम के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो यहाँ से 3 1s are 3 और √3 हमारे पास बराबर होगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी
बोहर मैग्नेट्रॉन में वो 1.73 होगी, 1.73 होगी। अच्छा, अगर हम टाइटेनियम में देख ले तो इसमें हमारे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इन की वैल्यू यहां पे फिर हमारे पास 2 होगी और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.73। अगर आप इस तरह डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी ठीक, या नहीं अगर आप इसको 2 को यहाँ पे इन की जगह पुट करके कैलकुलेशन खुद करना चाहते हो तो भी ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, 2 को यहाँ पे इन मल्टीप्लाई बाय, ये एक शॉर्टकट है, यहाँ पे फॉर्मूले से भी जो है ना आप लोग बच सकते हो, इन मल्टीप्लाई बाय 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। इन की बजाय जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको पुट करते जाओ और 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती जाएगी। तो 2 जब इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो 2 को 1.73 के साथ मल्टीप्लाई करके 2.83 वैल्यू आएगी। तो 1 के लिए 1.73 और 2 के लिए हमारे पास 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसी तरह 3 के लिए अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम में तो 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसी तरह अगर हम 4 के लिए ले ले तो हमारे पास 4.87 वैल्यू आएगी, 4.87। इसी तरह अगर हम 5 के लिए ले ले, 5 के लिए तो हमारे पास 5 की वैल्यू 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। और अगर हम 6 के लिए ले ले, 6 के लिए तो हमारे पास 5 के लिए 5.92 वैल्यू, 5.92 जो कि मैंगनीज की सूरत में आता है 5.92। और क्रोमियम के लिए जब हम कैलकुलेट करना चाहे तो 6 को 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6.93 बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी वैल्यू आएगी, जो कि हमें मालूम हो सकता है कि जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी हमारे पास उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ती जाएगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसमें बढ़ता जाएगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स है, जब हम फिजिकल एक सब्सटेंस बन जाता है हमारे पास रियल वर्ल्ड में, जब हम देखते हैं तो क्रोमियम यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन क्रोमियम का होना चाहिए था, इस तरह नहीं होता। ये इस वजह से ये क्यों नहीं होता, इनकी वजूहात के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन का मैंगनीज और क्रोमियम से कम हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, लेकिन इस तरह नहीं है, आयरन का मैंगनीज और क्रोमियम से ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ये क्यों होता है? ये असल में इनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, ओवरऑल जो हमारे पास क्रिस्टल बनता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर एक सब्सटेंस का किस तरह होना चाहिए। तो आइए उसको पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां पे देख लें, जो हमारे पास क्रोमियम होता है, क्रोमियम अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्रोमियम जो है ना अपने आप को जबरदस्त पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना वो बिहेवियर रखने वाला शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस को दे सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाले सब्सटेंसेस, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनकी हमारे पास सारों की डायरेक्शन एक तरफ हो, डायरेक्शन, जब हम एक पीस ऑफ मेटल ले ले, पीस ऑफ मेटल, एक लंबा बड़ा सा टुकड़ा ले, बड़ा सा टुकड़ा ले ले, मिसाल के तौर पर ये पीस ऑफ मेटल है, और उस पीस ऑफ मेटल में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम प्रोवाइड कर ले, उसमें इसके साथ उसको पास कर ले, और उस मैग्नेटिक फील्ड में वो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो सारों का एक सिमत में होगा, एक सिमत में। इसको कहते हैं बल्क फॉर्मेशन, या हम कहते हैं बल्क। तो इस बल्क में या अरेंजमेंट ऑफ एटम में, या हम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, स्पिन होगा, या जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, वो अगर एक सिमत में होगा तो इन सब से जो हमारे पास बिहेवियर शो होगा ओवरऑल, वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। तो क्रोमियम के हवाले से अगर हम देख लें, यहां पे इसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसमें रख देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसे पास कर देते हैं, तो इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि ये एक दूसरे के साथ अपोजिशन शो कर देते हैं, अपोजिशन। एक हमारे पास अगर अपवर्ड मूवमेंट शो करता है तो दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। इस तरह एक अपवर्ड, दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। एक अगर अपवर्ड मूवमेंट शो करता है तो दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल।
तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नतीजे में हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अब इसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, लेकिन इसके जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन थी, जो हमारे पास इसकी बल्क फॉर्मेशन थी, तो उसमें हमारे पास जब हमने इससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पास कर लिया तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की कंपोजिशन या जो अरेंजमेंट मिल गई वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल थी। यहां पे एंटी पैरेलल मतलब एक, अगर हम कह सकते हैं कि अबाउ है, या हम कह सकते हैं कि अपवर्ड है, दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा था, तो इनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम थी, सेम मैग्नीट्यूड वाले थे। मतलब ये अगर ये 1 बोहर मैग्नेट्रॉन है तो ये भी हमारे पास 1 बोहर मैग्नेट्रॉन है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो दो क्वांटिटीज अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नतीजे में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट, वो हमारे पास 0 होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो क्रोमियम है ये बल्क अलाइनमेंट इनकी जब होती है, बल्क अलाइनमेंट, तो इनकी अलाइनमेंट में हमारे पास ये एक दूसरे के मुखालिफ आ जाते हैं और नतीजे में हमारे पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है वो 0 शो करता है। इस वजह से हमारे पास क्रोमियम जो है ना वो डाई मैग्नेटिक नेचर रखता है फिजिकली। ये हमारे पास इनकी जो हमारे पास बल्क अलाइनमेंट है उसी तरह हमारे पास इनकी अरेंजमेंट बाकी नहीं रहती, वो मुंतकिल हो जाती है एंटी पैरेलल मोशन की तरफ या एंटी पैरेलल अलाइनमेंट में। तो इस वजह से हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जो क्रोमियम होगा, इसी तरह इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि वो एटॉमिक स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो मिसाल है ये हमारे पास बल्क अलाइनमेंट इनकी जब होती है तो इसमें हमारे पास डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, रिपेल। और इसके हमारे पास एक खास फिनोमेना है, इसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे। हमने डाई मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है, डाई मैग्नेटिज्म जब रिपेल करेगा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को, फिर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म। सॉरी, यहाँ पे हम डाई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे ओवरऑल डाई मैग्नेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक फिनोमेना होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है। इस वजह से इसका बिहेवियर फिर हमारे पास डाई मैग्नेटिक बन जाता है, डाई मैग्नेटिक। ओवरऑल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उसको रिपेल करेगा। आयरन, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं ये हमारे पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं रियल वर्ल्ड में। अब इनकी जो हमारे पास वैल्यू थी ये क्रोमियम से कम थी, सिर्फ एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे हमने ये बात कही थी, लेकिन जब हम फिर क्रिस्टल को देखते हैं, बल्क को देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को देखते हैं, जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, फिर उसके बाद हमने फैसला करना होता है कि फिर हमारे पास उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी या कम होगी। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल की जो हमारे पास अलाइनमेंट होती है सारे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो एक सिमत में होती है। तो ये सारे मिलके जो है ना हमारे पास ज्यादा रिजल्ट देते हैं, इस वजह से हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका बनता है। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस है हमारे पास आपके बुक में, जो हमारे पास एफएससी का बुक है, इसमें ये तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा डिस्कस कर ले। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। वो सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सारे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख ले, इनके हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो तरतीब के साथ नहीं है, कोई अपवर्ड, कोई हमारे पास स्लाइडली कर्व्ड, कोई जो है ना हमारे पास डाउनवर्ड, कोई जो है ना हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो देते हैं, जिस वजह से ओवरऑल अगर हम बल्क को देख लीजिए, हमारे पास बल्क है, बल्क अगर हम कह ले इनको, ये हमारे पास एक मेटालिक पीस है, तो इन सारों की जो है ना हमारे पास अलाइनमेंट नहीं हुई, ये एक समत में इस तरह तरतीब के साथ नहीं है। इस वजह से हमारे पास इनका जो अब मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो 0 होगा। लेकिन जब हम इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर देते हैं, इनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं 20 के साथ इस तरह पे डिनोट करूंगा, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर देते हैं, इस तरह बन जाता है ये सारे एक सिमत में हो जाते हैं, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास
डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन में अपने आप को तरतीब दे देते हैं। अलाइन करना मतलब तरतीब देना। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना ये तरतीब अपना बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हर एक एटम अलग अलग जो है ना हमारे पास मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट हर एक जो है ना हमारे पास अलग अलग मैग्नेट बन जाता है, और ये सारे मिलके हमारे पास एक कंप्लीट मैग्नेट बना देता है। कंप्लीट, तो ये एक कंप्लीट मैग्नेट बन गया हमारे पास, क्योंकि इन सब में जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारी यूनिडायरेक्शनल है, एक सिमत में है, अलाइनमेंट है इनमें। इस वजह से हमारे पास ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। ये इसका हमारे पास नॉर्थ होगा और ये उसका हमारे पास साउथ होगा। यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे निकलेंगे और यहां पे हमारे पास इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर होंगी साउथ में। तो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक इस वजह से है क्योंकि जब हम इनसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ले, इनकी जो हमारे पास अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट ये फिर भी हमारे पास इसी तरह बरकरार रहती है। बरकरार जब ये बरकरार रह जाती है तो ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मैग्नेट आयरन को, कोबाल्ट को और निकल को ले लें और उनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या अगर हम उनके करीब एक मैग्नेट को लाए, तो अगर उनसे पहले इनमें अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इनको अगर मैग्नेट के साथ हम नजदीक लाएंगे और मैग्नेट को उससे हटा देंगे, तो इनमें भी जो है फिर मैग्नेटिक खुसूसियात आ जाती है। इनमें भी मैग्नेटिक खुसूसियात आ जाती है। जिस तरह हम सुई को जब मैग्नेट के साथ इस तरह रगड़ते हैं तो हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं। ये असल में मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस है, मैग्नेटाइजेशन। तो जब हम इनको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और इनमें जो है ना अलाइनमेंट परमानेंटली रह जाती है। जब हम इनको स्ट्रक कर लेते हैं, इस तरह किसी चीज पे मार देते हैं, जब हम इसको हथौड़े पे मार देते हैं, जब हम इनको गर्म कर देते हैं, तो इनमें ये अलाइनमेंट फिर जो है ना ये चेंज हो जाती है, इस तरह बन जाता है। फिर ये जो है ना हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर खो देते हैं। तो इनकी मिसाल जो हमारे पास होगी वो होगी आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये हमारे पास जो होंगे फेरोमैग्नेटिक होंगे, और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं हमारे पास परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं। जब हम इनसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये हमारे पास फिर भी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड रख सकते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फेरीमैग्नेटिज्म है, फिर हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, उनको भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं क्रोमियम का जो हमारे पास फिनोमेना होता है कि जो एटॉमिक स्टेट या हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उनमें बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी वजह से क्रोमियम को मैग्नेटिक बिहेवियर रखना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखता। वजह क्या थी वहां पे? तो असल में जो फिनोमेना होता है वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे तो अनपेयर होता है, लेकिन जब इनका बल्क फॉर्मेशन होता है, बल्क बनता है, बहुत सारे जब क्रोमियम एटम मेटल की फॉर्म में आ जाते हैं तो इनका जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वो 0 के बराबर होता है, 0 के। तो जब 0 के बराबर होता है तो उसमें जो फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। जब हम क्रोमियम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और उससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाती है, तो जब हमारे पास क्रोमियम की जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक जो मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो एक दूसरे की जो अलाइनमेंट बनाते हैं वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं। एंटी पैरेलल मतलब आयरन में ये सारे एक सिमत में होते थे, लेकिन क्रोमियम में जो है ना हमारे पास ये और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। ये इसी तरह ये मैग्नेटिक मूवमेंट और ये मैग्नेटिक मूवमेंट ये एक दूसरे के मुखालिफ है। तो इसमें अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट में गुजारने के बाद ये सारे जो अलाइनमेंट इख्तियार करते हैं ये एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट अपना देते हैं। एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट में जो है ना ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल कर देते हैं, ये आपस में ये भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल कर देते हैं और ये भी कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो नतीजे में हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट वो 0 के बराबर होगा। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 के बराबर होगा तो इसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनकी जो हमारे पास बिहेवियर होगी वो रिपल्जन वाली होगी, रिपल्जन। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था,
लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे पास इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है, जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो और इसमें रिपल्शन शो होगा। अच्छा अब आते हैं, अच्छा जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इनकी मिसालें हमारे पास है मैंगनीज ऑक्साइड, फेरम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इसको हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इस पे +2 है। इसी तरह क्रोमियम और इसमें हमारे पास निकल ऑक्साइड, तो ये इनकी मिसाल है जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है। अब है हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म। तो जो फेरी मैग्नेटिज्म है इसमें भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में होंगे, लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इनके बल्क को, तो जो बल्क में हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, एक हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा और उसकी हमारे पास एंटी पैरेलल दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मतलब ये कि एक अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा हमारे पास इसके डायरेक्शन के मुखालिफ होगा। मतलब ये कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की मुखालिफत इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की मुखालिफत की वजह से होगी। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज्यादा होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम होता है। मतलब ये कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये थोड़ा सा कम करेगा, जीरो नहीं बनाएगा। मतलब ये कि इसकी और इसकी मुखालिफ सिमत की वजह से, एंटी पैरेललिज्म की वजह से, ये एक दूसरे में एंटी पैरेलल है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन ये जो छोटा होगा, कम मैग्नीट्यूड वाला होगा, ये इसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा कम कर देगा। जितना होना चाहिए था वो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे, लेकिन हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनकी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो ज्यादा होगी। नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इनकी वजह से, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड थोड़ी ज्यादा है, इनकी वजह से हमारे पास जीरो के बराबर इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड ये जो एक डायरेक्शन में है, ये दूसरे डायरेक्शन वाले की मैग्नीट्यूड से थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। इसकी वजह से हमारे पास जो ये तो ऑलरेडी फेरी मैग्नेटिज्म है ना, ये फेरी मैग्नेटिज्म है। और एक्सटर्नल में ये कह रहा था जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ हमारे पास ये अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्शन बहुत वीक अट्रैक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये फेरी मैग्नेटिज्म कहलाएंगे। तो जो नेट हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटी पैरेलल मूवमेंट होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इनका हमारे पास लेस मैग्नीट्यूड बन जाता है, लोअर मैग्नेटिक मूवमेंट देन फेरोमैग्नेटिक। जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं उनसे थोड़ा इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ थोड़े से एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, डाईमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि डाईमैग्नेटिज्म हमारे पास इनका नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो क्यों होता है। डाईमैग्नेटिज्म में हमारे पास सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में या एस में या पी में वो पेयर्ड होते हैं। तो ये जब हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ शो करेंगे और ये ऊपर की तरफ शो करेंगे, तो ये बगैर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ये एक दूसरे को ऑलरेडी जो है ना कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे को ऑलरेडी कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो ऑलरेडी जीरो के बराबर होगी। जब जीरो के बराबर होगी, जब हम इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं बल्कि ये रिपेल करेगी, रिपेल। और यहाँ पे हमारे पास रिपल्शन का फिनोमेना होगा, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास इनकी जो मिसालें है वो NaCl है, H2O है, F2, N2, Cr+1 हमारे पास डाईमैग्नेटिक इन बिहेवियर होता है, क्योंकि इनके S में 1 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं। स्कैंडियम +3 D में 0, टाइटेनियम +4 D में 0, जिंक +2 D में 10। तो या तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होते नहीं है या D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है और रिपल्शन शो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एक मेटल एटम या जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा या नहीं, शो नहीं करेगा। तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। Fe H2O को अगर हम देख ले
तो इसमें हमारे पास Fe H2O न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ये हमारे पास न्यूट्रल लीगेंड है, लीगेंड इसको कहते हैं, लीगेंड। हम इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लीगेंड न्यूट्रल है, इसमें हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो +2 होगा, और ये +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो हमारे पास चार्ज है, ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Fe+2 का। तो Fe के जो S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो D है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो +2 का मतलब ये है कि इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं अनपेयर्ड। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर हम इनकी जगह 4 को पुट कर ले, 4 को, तो 4 × 4 + 2, 8 × 4 32, और 32 हमारे पास जो अनब्रूट हम लेंगे तो 4.86 बोहर मैग्नेट्रॉन इससे आएगा। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर दे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फिर यहाँ पे फॉर्मूले को पुट कर दे, और जो नतीजा आएगा वो हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन होगा। अगर हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन 1 या 1 से अबव होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक। इसी तरह अगर हम कोबाल्ट हेक्सासाइनाइड को ले लें, हेक्सासायानो कोबाल्टेट, हेक्सासायानो कोबाल्टेट, तो इसमें कोबाल्ट की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि इसकी -1 है, तो -1 × 6 -6, और कोबाल्ट पे +3, तो +3 के साथ -3 के साथ कैंसिल, तो इसका जो बाकी बच जाता है वो -3 होता है, इस वजह से इस पे -3 चार्ज आ जाता है। लेकिन कोबाल्ट का हमारे पास +3 है, तो +3 कोबाल्ट की वजह से हमारे पास इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, अनपेयर्ड, इसके डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं कोबाल्ट में। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो इसमें हमारे पास बिल्कुल वही वैल्यू आएगी, 4 को 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर ले शॉर्टकट, तो 4.86 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। तो CO+3 और Fe+2 हमारे पास सेम मैग्नेटिक मोमेंट रखते होंगे, जो कि हमारे पास पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके हमने रीजन बता दिए। इसमें हमारे पास डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फिर हमने जो है ना फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में जान लिया कि किस तरह हमारे पास ये डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट हालात में जो है ना हमारे पास ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। डिफरेंट हमारे पास जो और लेक्चर आएंगे उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए।